हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 पे इसकी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम एक प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर लगाने वाले हैं। इससे पहले हमने इसकी वीडियो बनाई थी, जिसमें एक वीडियो बनाई थी जिसमें पूरे इस पेपर के सभी प्रश्नों को बताया था। आज हम इन सब प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके इन सब जितने भी हैं इसमें प्रश्न पूछे गए थे, हम सबको आज हल करा कर देंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका, वो भी देखेंगे कि प्रश्न नंबर 1 है, एक आदर्श पीएन संधि के अग्रदिशिक बायस एवं पश्चदिशिक बायस की दशा में प्रतिरोध यानी प्रतिरोध क्रमशः होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे आपके ऑप्शन देखिए, अनंत एवं शून्य, परिमित एवं शून्य, या शून्य तथा एवं परिमित, या शून्य एवं अनंत। तो आपके आंसर हो जाएगा शून्य एवं अनंत। तो देखिए पेपर में आपको करना कैसे, जब आपके लिखना है तो वो भी तरीका हो जाएगा। जैसे आपका खंड जो भी है, खंड का हम प्रश्न कर रहे हैं, जैसे खंड आ है, इसमें देखिए कैसे लिखा है कि खंड आ है। खंड क्या है, खंड आ लिखा है। ठीक, खंड आ है और उसका प्रश्न खंड आ के प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख रहे, तो क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 1 के का उत्तर क्या है, दा, शून्य एवं अनंत। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, शून्य एवं अनंत। इसी प्रकार आप देखिए अगला है, खा एक एएमयू के तुल्य होती है, तो कितने होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 931 MeV। तो क्या हो जाएगा 900, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, खा का उत्तर दा है, 931 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार वाला देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है, तो कितना होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा 1.6 MeV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कैसे लोगे आप, जैसे हमने बता चुके हैं कि आपका इसका उत्तर यानी कितना हो जाएगा, एक गा का उत्तर क्या होगा, आ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। पेपर में भी आपको ऐसे लिखना है, अच्छे से अच्छे नंबर आपके आएंगे। ठीक है, बस हमारी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बस राइटिंग आप सही लिखना। ठीक है, अगला देखिए, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो कैसे होगी, इसकी आधी रह जाती है, कैसी हो जाती है, आधी रह जाती है, आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करती है, तो ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण करता है। एक और देखिए, एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। तो क्या अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति, ना तो वेग, ना आयाम, ना तरंगदैर्घ्य। तो ये तो हो गए आपके विकल्प, और कितने विकल्प पूछे जाएंगे, तो 6 विकल्प आपके आ गए, तो 6 विकल्प कंप्लीट हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, खंड बा, तो आप लिखो कैसे, खंड बा, और का प्रश्न नंबर क्या है, 2 का परावैंगनी किरणों के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। तो देखिए क्या लिखेंगे अपना, तो देखिए क्या लिखोगे, खंड बा का प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, परावैंगनी किरणों के उपयोग। तो नंबर 1 होता है नकली दस्तावेजों में, और दूसरा अंगुलियों के निशानों का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है, परावैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके इसके आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए, खा का है, वैद्युत अनुनाद से आप क्या तात्पर्य है। तो देख सकते हैं कि वैद्युत अनुनाद क्या होता है। तो यदि LCR श्रेणी परिपथ में किसी दी गई आवृत्ति की प्रत्यावर्ती सप्लाई के लिए धारितीय प्रतिघात और यानी XC और प्रेरण प्रतिघात यानी XL का मान बराबर हो, तो परिपथ में धारा अधिकतम हो जाती है। इस स्थिति को विद्युत अनुनाद कहा जाता है। क्लियर है, तो विद्युत अनुनाद ये हो जाएगा, बस नोट करते जाइएगा, जो वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है, गा है, स्वप्रेरण यानी स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या था समझते हैं, समतल वृत्तीय कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा, यानी देख सकते हैं कि गा का उत्तर स्वप्रेरण गुणांक। हेडिंग जरूर लगाइएगा, जिससे अच्छा लगता है किसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, बस साफ अच्छी से अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। अब हमारी राइटिंग तो इतनी बढ़िया है नहीं, पहले देख चुके आप। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। अगर बात की जाए इसकी मात्रक की, तो हेनरी होता है। और समतल कुंडली में स्वप्रेरित गुणांक का व्यंजक क्या होता है, तो L बराबर μ0 πn²
स्मॉल आर बटी 2 हो जाता है। यह उसका व्यंजक हो जाएगा। उसके लिए एल 100 प्रेरकत्व हो जाता है, जो निर्वात की चुंबकशीलता हो जाती है, पाई के मान होते हैं, फेरों की संख्या हो जाएगी, आर त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। फिर देखिए अगला, देखिए क्षण चुम्बक क्या है, घा है। प्रश्न नंबर 2 का घा, क्षण चुम्बक क्या है, तो आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक क्षण चुम्बक एक स्थायी चुम्बक के गुणों को दर्शाता है। यह एक वस्तु का एक आयताकार टुकड़ा होता है जिसमें लोहा, स्टील व कोई अन्य लोहे चुंबकीय पदार्थ या लोह चुंबकीय घटक होता है जो एक स्थायी चुंबकीय गुण को दर्शाता है। ठीक है, इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्षण चुम्बक हो जाएगा। वो कितने अंक का है, 1 अंक का, तो इतना ही आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, संट से क्या अभिप्राय है, यानी कितने नंबर का, भी 1 अंक का प्रश्न है। तो संट क्या होता है वो देख लीजिएगा। समांतर क्रम में लगाया गया प्रतिरोध है जिसका उपयोग धारामापी को आमीटर में बदलने के लिए किया जाता है। इस साल यह यूपी बोर्ड में, यानी 2023 में यूपी बोर्ड में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। क्या है, समांतर क्रम में लगाया गया प्रतिरोध है जिसका उपयोग धारामापी को आमीटर में बदलने के लिए किया जाता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो देखिए क्या होता है वो देख लीजिए। किसी चालक के ताप वृद्धि के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल घट जाता है। क्या प्रभाव होता है, तो श्रांति काल क्या हो जाता है, घट जाता है। सिंपल सी बात। तो ये हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन, जितने भी थे सब कंप्लीट हो चुके। अब बारी किसकी है, क्या है, खंड सा की। लेकिन वीडियो पसंद आ रही हो थोड़ी सी भी तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का क्या है, का। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो नंबर 3 का उत्तर क्या है, तो क्या मान लीजिए विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। जिसमें बोल रहे हैं कि क्या है, क्या बात कर रहे हैं कि न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है। तो पहले देखें विद्युत क्षेत्र का, तो अगर हम क्या करें तो उसके ऊपर और नीचे मीटर से गुणा कर दें तो क्या है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, जूल को लिख सकते हैं, यानी कार के लिए। और कूलाम मीटर यहाँ पर लिख देंगे, कूलाम का मीटर वैसा का वैसा रह जाएगा। अब जूल प्रति कूलाम किसका होता है, वोल्ट। आपने विभव की परिभाषा पढ़ी होगी, V बराबर W बटे क्या होता है, Q। तो जूल प्रति कूलाम इसका यानी कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, एक और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम किसका हो जाएगा आपका, जूल प्रति कूलाम किसका, विभव का। विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो क्या हो, उसकी जगह क्या लिख देंगे, वोल्ट की बजाय मीटर, तो मीटर बटे मीटर। तो क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये दोनों किसकी मात्रक हो गए, अतः ये न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर खा। दिए गए परिपथ के दोनों संधारित्रों में संचित आवेशों की गणना कीजिए। अब ये प्रश्न क्या है, थोड़ा गलत छप गया और इसके चित्र इसमें बनाकर नहीं दिए गए, तो इसको हल नहीं कर, लेकिन नेक्स्ट समय में अगर हम इसको हम करेंगे तो हल कर देंगे। और अगला प्रश्न देखते हैं, 10 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर इसकी लंबाई 3 गुना की जाती है। अब इस तार का 3 बराबर हिस्सों में काटकर चित्रानुसार, यानी देखेंगे चित्रानुसार, चित्र कैसा बनना है इसका, ये बन जाएगा चित्रानुसार। ये तार हैं 10 ओम के, इनको 3 बराबर हिस्सों में ए और बी में बांट देते हैं। चित्रानुसार क्या हो जाएगा, चित्रानुसार विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। देखो यहाँ पर जुड़ा है विद्युत परिपथ, चित्रानुसार इनको 3 बराबर हिस्सों में काटकर ए और बी के बीच हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ए तथा बी के बीच संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सॉल्व हम पहले कर चुके हैं, आपको बस देखना है और नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, क्या जैसा सवाल पढ़ा आपने वैसे कर जाइए। क्या पढ़ा हमने कि 10 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर क्या करें, इसकी लंबाई की 3 गुना की जाती है। तो पहले देखिए, पहले हमने क्या किया, एक 10 ओम प्रतिरोध यानी R1 मान लेते हैं। ये क्या करिए, हम ए और बी को कितने, एक L लंबाई का तार है, इसे 10 ओम खींचकर बना दिया पहला। ठीक है, क्या हो गया, जिसके लिए आपने क्या पढ़ा है कि जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, और आपने एक विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है कि कोई लंबाई के तार R1 बराबर रो इंटू एल बटे ए। जब कोई एल लंबाई का चालक तार हो और उसका क्षेत्रफल ए हो, तब क्या फॉर्मूला होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का R बराबर रो इंटू एल बटे ए हो जाता है। अगर बात की जाए तो कितनी लंबाई का है, तो R1 कितना है प्रतिरोध, इसमें बोला देखो
कितना 10 ओम का है, तो हमने क्या लिख दिया R1 बराबर 10 ओम। अगर इस लंबाई इस तार की आयतन की बात की जाए तो हम क्या किया V बराबर L गुणे A, यानी कितना आयतन की कितने क्षेत्रफल है, आयतन कितना है, तो हम क्या लिख दिया आयतन बराबर लंबाई गुणे क्षेत्रफल, तो यानी V बराबर L इंटू A। इसको मान लिया समीकरण 1। अब क्या किया उन्होंने कि उसको खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए हम इस तार को खींचकर कितना 3 गुना कर देंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3L हो जाएगी, यानी L1 मान लेते हैं कितनी हो गई 3L हो गई। तो उसका आयतन क्या हो जाएगा V बराबर L1 इंटू क्षेत्रफल कितना हो जाएगा A1 हो जाएगा। यानी बात की जाए तो L1 कितना है हमारा 3L और क्षेत्रफल क्या है अपना A1। मान लेते हैं तार बहुत पतला हो गया तो क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा A1 इसका क्या होगा क्षेत्रफल हो जाएगा, मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 में आयतन का मान बराबर है, तो क्या करेंगे दोनों की मान बराबर में लिख देंगे। तो हमने क्या किया LA बराबर क्या लिख दिया हमने 3L इंटू A, तो दोनों को बराबर लिखा। और जब हमने क्या किया कि हमने केवल A1 का मान निकाला तो इन सब के लिए नीचे पहुंचाया, तो L से L कट गया, यानी क्या बचा A/3 बचा, तो A/3 बच जाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए अगर हम दूसरे प्रतिरोध के लिए बात करें, पहला प्रतिरोध अगर दूसरे R1 के लिए कर लिया हमने, अगर R2 के लिए निकाला तो R2 बराबर क्या होगा ρ/L1/A1। जैसे हमने इसके लिए पहली प्रतिरोध के लिए जब मतलब 3 गुना उसे खींचा नहीं था तब उसके लिए प्रतिरोध हो गया R1, और जब उसे खींच दिया तो उसके लिए क्या हो जाएगा R2 बराबर L1/A1 हो जाएगा। तो हम मान रख देते हैं L1 का मान हमें पता है कि कितना होता है 3 गुना, यानी 3L और बटे एक A1 का मान हमने क्या निकाला A/, इससे समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3 से हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, रखा तो ये कहाँ पर जाएगा 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 3ρL हो जाएगा बटे A R2 का मान। ठीक है, चूँकि अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है कि R1 बराबर ρL बटे A, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से देखा R1 बराबर ρL बटे A, तो यहाँ पर देखिए इसमें दिखा रहा आपको ρL बटे A, इस पूरे की जगह हम मान क्या रख दें अब R1 लिख दें, तो हमने क्या लिख दिया R1। तो क्या हो जाएगा R2 बराबर 9 इंटू R1 का मान हमने क्या पढ़ा था कितने ओम है 10 ओम है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया 10 ओम रख देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, और 90 ओम यानी R2 कितना निकल आएगा 90 ओम, यानी दूसरा प्रतिरोध दूसरे तार के लिए 90 ओम निकल कर आ जाएगा। फिर अब बात हो रही है किसके लिए, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है R हो, तो मान लो कि प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या हो R हो मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे R बराबर R2/3। कैसे हमने पढ़ा इसमें कि कितनी 3 बराबर हिस्सों में काट कर उसे त्रिभुजाकार यानी 3 बराबर भागों में उसे में बांटना है। तो देखिए क्या करेंगे कि मान लीजिए जो हमने R है वो निकालना है, तो हमने R2 जितना निकाल लिया, जो कुल निकाल लिया दोनों का दो प्रतिरोध का, तो कितना निकाला 90 निकाला, और उसे हमें कितने भागों में बांटना है 3 भागों में। तो 3 भागों में क्या होगा R बराबर R2/3, यानी कितने हो जाएगा R कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा टोटल। अब हमें क्या निकालना है RAB कितना है, पूछ रहे हैं कि कुल प्रतिरोध यानी बिंदु A और B के बीच, क्या पूछ रहे हैं बिंदु A तथा B के बीच संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए कितना है। तो A और B के बीच यानी क्या है जो यहाँ से A से बिंदु से, तो हमें क्या कहते हैं अब जो प्रतिरोध एक प्रतिरोध AB है उसके बीच में क्या है RB है, तो हमें टोटल यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है हमें RAB ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाता है कि R' बराबर R इंटू R/R प्लस R, क्या हो जाएगा R प्लस R। तो यहाँ पर देखिए टोटल क्या हो जाएगा आपका R का R है तो R का स्क्वायर हो जाएगा, और R प्लस R जुड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी 2R हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना फिर जी कितना हो गया, अब जी कैसी हो गई एक सीधी लाइन में हो जाएंगे, भी हो जाएंगे नहीं भी दोनों R और R जगह हो जाएंगे, जे दोनों एक सीधी लाइन में हो जाएंगे। तो कैसा हो जाएगा वो क्या बचा हमारा क्या निकला उसी लाइन वाला R/2 निकला है। तो फिर क्या करेंगे दोनों इन सबको हम जोड़ देंगे, तो क्या होगा R' बराबर कितना है R' बराबर हमारा कितना निकाला, तो हमारा कितना निकाला R/2, यानी R' बराबर कितना निकाला R/2, और ये हो जाएगा R। तो कितना हो जाएगा आपका देखिए अब हम भिन्न बना लेंगे, बट्टी में एक मानेंगे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, R बार चला जाएगा एक बार, और कितना हो जाएगा R प्लस 2R आ जाएगा भिन्न हल करने पर। तो आपका हो जाएगा R और 2R कितने हो जाएगा 3R, तो 3R/2 हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर का है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो देखिए फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है चित्र बना है कि मान लीजिए कि यदि हम बाएं हाथ की अंगूठा है
और उसके सामने वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत रहें। सामने की उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, बीच की उंगली विद्युत धारा की और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए वही लिखा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे उसके पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में, बीच वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करेगा। ये हो जाएगा आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखिए प्रश्न खंड दा स्टार्ट करते हैं, जो कि है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिए माना एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र बी है, इस पर कोई एक चाहे द्विध्रुव आघूर्ण स्थित है, जिस पर एक बल लगने वाला बल यानी दोनों विपरीत दिशा में यहाँ पर एम बी बल काम कर रहा है और एम बी बल जो कैसा है लंबवत स्थित है, यानी इसके बीच बनने वाला कोण क्या है थीटा है। ठीक है, मान लेते हैं उसके 2 ध्रुव हो गए, एक एन और एस एक ध्रुव है। तो अगर बात की जाए बल आघूर्ण की फॉर्मूला से, तो टॉ बराबर क्या होगा बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल क्या है, बल क्या काम कर रहा है आपका एफ एम बी काम है, और लंबवत दूरी के लिए क्या लिख रहे हैं साइन थीटा। तो टॉ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी यानी एम बी साइन थीटा। तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा आपका एम बी साइन थीटा, और लंबवत के लिए क्या हो जाएगा 90 अंश। लंबवत की दूरी के लिए कितना नापते हैं 90 अंश लेते हैं। तो यहाँ पर टॉ बराबर एम बी कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, मान लेते हैं 90 अंश रख के चलते हैं। फिर देखिए अगर ऐसे कहा कि जो थीटा कोण है उसको कोण को घुमाने पर किया गया कार्य कितना होगा, तो क्या होगा डी डब्ल्यू हो जाएगा, और टॉ बराबर क्या हो जाएगा टी थीटा, यानी लंबवत घुमाएंगे तो टॉ टी डी थीटा हो जाएगा। तो कितने अंश से घुमाया हमने थीटा से, कितने अंश घुमाने पर 90 अंश घुमाने पर क्या हो जाएगा, कितना किया गया कार्य क्या हो जाएगा डी ओमेगा। समाकलन कर दिए थे हम दोनों तरफ, तो यहाँ पर समाकलन करेंगे तो यहाँ पर थीटा सेम, यहाँ पर भी सेम उतना हो जाएगा, दोनों यहाँ पर मान रखकर। ठीक है, तो देखिए जब हमने कोण घुमाया तो इसको भी हमने 10 सेम उतना ही घुमा देंगे, साइन थीटा यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है साइन थीटा। तो जब इसे घुमाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, जब कुल घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा वो डब्ल्यू हो जाएगा बराबर एम बी, किसका समाकलन हो जाएगा यहाँ पर डी थीटा का समाकलन हो जाएगा। इसका समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, यानी जो साइन खुलेगा आपका कितना है यहाँ पर क्या है साइन डी थीटा होगा, साइन डी थीटा होगा। जब समाकलन करने पर ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा साइन का उल्टा माइनस कॉस थीटा, और थीटा से कितने अंश पर 90 अंश तक घुमाने में। तो फिर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एम बी बाहर ही रहेगा, और माइनस कॉस थीटा कितनी बार, एक बार थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस कितना हो जाएगा माइनस कॉस 90 अंश कर देंगे। फिर क्या करेंगे, आपने पढ़ा है कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0 हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से केवल बचेगा क्या माइनस कॉस थीटा बचेगा, तो यहाँ पर रख ही देंगे। जब हम मान को बाहर निकालेंगे तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा एम बी कॉस थीटा, और जो कि डब्ल्यू के यानी कार या कार को भी हम यू लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा के रूप में, तो यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है, बस आपको इतनी छोटी सिंपल सी बात है कि एक एम बी साइन थीटा लेकर चलना है, और यहाँ पर एक घुमाने में किया गया कार्य रखना है और समाकलन करना है, और आपका ये निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब इसका समाकलन खोलोगे किसका डी साइन डी थीटा का, तो साइन का उल्टा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और थीटा से 90 अंश तक घुमाने में, तो यहाँ पर दोनों को लिख देंगे कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0, ये मान आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, खा का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 के खा का उत्तर। तो ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, यानी एन एस से स्टार्ट होते हैं और उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। फिर ये हमेशा कैसे चलती हैं, बंद वक्र के रूप में चलती हैं। फिर देखिए ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चौथा होगा जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय बल की प्रबलता होती है। ये हो जाएंगे इनके गुण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। तो देखिए फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या हो जाएंगे आपके, वो देख लेते हैं। तो फैराडे ने कितने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे। प्रथम नियम क्या बताता है कि किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर यानी d∅dt के समानुपाती होता है। तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में जो विद्युत वाहक बल यानी ई समाकलन d∅dt क्या हो जाएगा d∅dt हो जाएगा। अगर आप इसको हटाते हैं तो माइनस ऋणात्मक दर के बराबर होता है विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा। द्वितीय नियम क्या होता है
किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस करण का अवरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगला है देखिए, अब आपको जितने भी प्रश्न और भी देखो इसमें दिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए, चौक कुंडली भी दिया हुआ है यहाँ पर, चौक कुंडली के कार्य के सिद्धांत और चौक कुंडली को बाठीन धारा को समझाइए। ठीक है, इन प्रश्नों को और जितने भी यहाँ पर प्रश्न और दिए हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में अब करेंगे। ठीक है, आप लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा सभी प्रश्न है। ग्राउंड कांच में समाप्तल लेंस बनाना है, लेंस के प्रश्नों की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 t हो जाए। ऐसे देखिए तरंगों के संपूसी विनाशी, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तरंगों के संपूसी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न का है कार्य फलन तथा दहली तरंग, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको तैयार आप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना लिखिए। द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, नहीं नेक्स्ट वीडियो में हम इनको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन बचे हैं जी। देखिए विद्युत परिपथ में किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करना है। फिर देखिए स्थायी चुम्बक और विद्युत चुम्बकीय से आप क्या समझते हैं। फिर देखिए ये अगला प्रश्न ही है आपका 7वां प्रश्न है शायद। ठीक है, क्या है समांतर पीठ संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इनको समांतर पीठ से समांतर वाले चैप्टर से संधारित्र वाले चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। फिर देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या तथा उनकी कमियों का उल्लेख करना है। 5 अंक का पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। इसको स्थिर वैद्युति में गॉस की प्रमेय के लिए प्रमेय लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। गॉस की प्रमेय यानी फाई ई बराबर Q/ε0 को सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। समस्थानिक तथा संभारकों को बताइए। इनको सब एक पीएन वाला जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएन वाला तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर आना है, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। ठीक है, नई नेक्स्ट वीडियो में हम इनको तैयार करा देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।